नमस्कार, मैं आस्था कुकरेजा एक बार फिर आप सभी का आपके अपने मंच पढ़ लो इंडिया में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने हमारे पद्य खंड के बहुत सारी कविताओं को पूरा किया है और हम अपनी आधुनिक कवियों की जो कविताएं हैं हम लगातार उनको पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो आज हम जो हमारे आधुनिक कवि हैं उनकी अंतिम कविता पढ़ने जा रहे हैं। तो एक बार हम देखते हैं उस कविता को, उसके बाद फिर जो आधुनिक कवि हैं हमारे उनकी कविता खत्म होके हमारे जो प्राचीन कवि रहे हैं उनकी कविताएं जो हमारी हैं वो शुरू हो जाएंगी। तो हमारे अंतरा नामक पुस्तक में रघुवीर सहाय जी की अंतिम कविता है आधुनिक कवियों में से। तो सबसे पहले हम इनका परिचय पढ़ेंगे कि इनका जीवन काल कैसा रहा है, जीवन में इन्होंने कौन कौन सी शिक्षा दीक्षा ली है, कहाँ पर इनका जन्म हुआ है, इन सब चीजों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, परिचय बहुत अच्छे से करना है, उस कविता की जो व्याख्या है वो भी बहुत अच्छे से करनी है और साथ में जो उस कविता से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर हैं वो भी बहुत अच्छे से करने हैं, ताकि हमसे अगर किसी भी कविता में से कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाए तो हम उसके लिए रेडी हो, हम उसका उत्तर जो है बहुत अच्छे से दे पाए। तो शुरुआत करेंगे हम इसके जीवन परिचय से। जो रघुवीर सहाय जी हैं उनकी कविता वसंत आया है, जो हम उनकी पहली कविता पढ़ेंगे वसंत आया। उनका जन्म हुआ था 1929 में और उनकी मृत्यु हुई थी 1990 में। तो जन्म का समय और मृत्यु का समय ये भी याद रखना है, ये भी परिचय में आपको लिखना है। तो पहली चीज, जन्म 1929 में। अब एक बार हम इसका परिचय देखेंगे कि रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था। लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। लखनऊ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था और उनकी संपूर्ण शिक्षा लखनऊ में ही हुई थी। ये जो शिक्षा दीक्षा है या परीक्षा उसमें परिचय में लिखेंगे, शिक्षा लखनऊ में हुई थी और वहीं से उन्होंने 1951 में अंग्रेजी साहित्य में एमए किया था। यानी कि जो रघुवीर सहाय थे उनका जो बैकग्राउंड था वो अंग्रेजी साहित्य रहा था। रघुवीर सहाय पेशे से पत्रकार थे। आरंभ में उन्होंने प्रतीक में सहायक संपादक के रूप में कार्य किया था। सहायक संपादक यानी कि जो असिस्टेंट एडिटर होते हैं उसके रूप में कार्य किया था। प्रतीक में कहां पर कार्य किया था? प्रतीक में कार्य किया था और आकाशवाणी के समाचार विभाग में जो है वो रहे थे। एक आकाशवाणी नाम का समाचार विभाग था, वहां पर जो है वो कार्यरत रहे थे। उसके बाद कुछ समय तक वे हैदराबाद से प्रकाशित होने वाली पत्रिका कल्पना के संपादन से, कल्पना नामक पत्रिका है जो हैदराबाद में प्रकाशित होती थी, उसके भी संपादन कार्य से वो जुड़े रहे और कई वर्षों तक उन्होंने दिनमान नामक जो पत्रिका है उसका भी संपादन किया। तो जब आप देखेंगे रघुवीर सहाय जी के जीवन परिचय में तो उनके जीवन में उन्होंने जो है पत्रिकाओं के संपादन से वो लगातार जुड़े हुए हैं। रघुवीर सहाय नई कविता के कवि हैं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जो रघुवीर सहाय हैं आधुनिक कवियों में से माने जाते हैं, तो जो नई कविता है उसके वो कवि हैं। उनकी कुछ कविताएं अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में संकलित है। हमने अज्ञेय जी जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जो अज्ञेय जी हैं उन्होंने जो अपना जो सप्तक संपादित किए हैं, तो इनकी जो कविताएं हैं काफी कुछ कविताएं अज्ञेय ने जो संपादित की है दूसरा सप्तक, उसमें भी इनकी कविताएं जो है संकलित की गई हैं, इकट्ठी की गई हैं। कविता के अलावा उन्होंने रचनात्मक और विवेचनात्मक जो है वो जो गद्य है वो भी लिखा है। रचनात्मक मतलब कि जिसमें कुछ कंस्ट्रक्ट किया जा सके और दूसरा विवेचनात्मक मतलब जिस पर सोचने के लिए मजबूर किया जा सके कि जो इन्होंने ये लेख लिखा है उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, मतलब जो चीज आपको अंदर से हिला दे, वो विवेचनात्मक लेख उन्होंने लिखा है। उनके काव्य संसार में आत्मपरक अनुभवों की जगह जन जीवन के अनुभवों की रचनात्मक अभिव्यक्ति अधिक है। उन्होंने अपने अनुभवों के बजाय जो लोगों के अनुभव है ना, जो लोग महसूस करते हैं, उस चीज को अपनी कविता में बहुत थोड़ा ज्यादा लिखा है। वे व्यापक सामाजिक संदर्भों के निरीक्षण, अनुभव और बोध को कविता में व्यक्त करते हैं। यानी कि हम ये कह दें कि क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत अनुभव तो लिखे बहुत कम है, सामाजिक अनुभवों को उन्होंने ज्यादातर अपनी कविता में जोड़ा है।
तो वे अधिक सामाजिक संदर्भों के निरीक्षण, तो जो सामाजिक संदर्भों का उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया है कि किस प्रकार से जो सोशल रिलेशन है वो रहते हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन की है, उनको एक्सपीरियंस किया है, उनको अनुभव किया है और उनका बोध, उनको समझा है, उनकी अंडरस्टैंडिंग की है, उसको जो है कविता में उन्होंने व्यक्त किया है। उसके बाद हम इनका पढ़ेंगे दूसरे नंबर पे साहित्यिक परिचय। रघुवीर सहाय ने काव्य रचना में अपनी पत्रकार दृष्टि का सृजनात्मक उपयोग किया है। जैसा कि अभी हमने जाना इनके बारे में कि ये एक पत्रकार थे, तो क्योंकि ये पत्रकार थे तो इन्होंने जो है उसके पत्रकार के तरीके से सोचने के नजरिए का अपनी हर एक काव्य रचना में क्रिएटिव इस्तेमाल किया है, सृजनात्मक उपयोग किया है। वे मानते हैं कि अखबार की खबर के भीतर दबी और छिपी हुई ऐसी अनेक खबरें होती हैं जिनमें मानवीय पीड़ा छिपी रह जाती है। उस छिपी हुई मानवीय पीड़ा की अभिव्यक्ति करना कविता का दायित्व है। जब हम अखबार पढ़ते हैं ना तो उस अखबार में कितनी ही तो खबरें ऐसी होती हैं जिसमें मानव की जो पीड़ा है वो अलग ही होती है। कहीं कोई एक्सीडेंटल खबर आ जाती है, कहीं पे कोई राजनीति से जुड़ी ऐसी खबर आ जाती है जो मानवीय संबंधों से जुड़ी हुई होती है, कहीं पे कोई आर्थिक खबर ऐसी आती है, कहीं पर कोई खेलों संबंधी खबर ऐसी आती है, कहीं पर कोई ऐसी दुखदायिनी सी खबर आ जाती है। तो कितनी ही तो खबरें ऐसी होती है जो मानव की पीड़ा से जुड़ी हुई होती है। तो उस पीड़ा का जो है इन्होंने अपनी कविता में अनुभव किया है। उसके बाद इनकी भाषा शैली रहेगी कि इस काव्य दृष्टि के अनुरूप ही उन्होंने अपनी नई काव्य भाषा का जो विकास है वो किया है। वे अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से प्रयास पूर्वक बचते हैं कि ऐसे शब्द जो उनको लगता है कि उनके काव्य में जरूरी नहीं है उसको इस्तेमाल करने से वो थोड़ा सा बचते हैं। और भयाक्रांत अनुभव की आवेग रहित अभिव्यक्ति उनकी कविता की प्रमुख विशेषता है कि मतलब थोड़े से उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जो उनकी कविता को पढ़कर जो विद्रोही लोग हैं उनको जो है थोड़ा सा उनके मन में डर पैदा हो, उन विद्रोहियों के प्रति जो है एक आक्रोश उत्पन्न हो। उन्होंने अपनी कविता में कुछ इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया है। ये उनकी भाषा शैली रह जाती है। रघुवीर सहाय ने मुक्त छंद के साथ साथ छंद में भी काव्य रचना की है। जो हम छंद पढ़ते हैं, मतलब छंद यानी कि दोहो, जो दोहे होते हैं, दोहों से जो बने होते हैं वो छंद, उनमें उन्होंने अपनी काव्य रचना की है। और जीवनानुभवों की अभिव्यक्ति के लिए वे कविता की संरचना में कथा या वृत्तांत का उपयोग करते हैं। और जब वो जीवन के अनुभवों की बात करते हैं तो उस समय उन अनुभवों को वो अपनी कविता में कथा या वृत्तांत के रूप में जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो है उनकी भाषा शैली थोड़ी सी रहती है। उसके बाद हम उनकी रचनाएं पढ़ेंगे। उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं सीढ़ियों पर धूप में एक, आत्महत्या के विरुद्ध उन्होंने लिखा है हंसो हंसो जल्दी हंसो, इनकी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध काव्य रचना है। और लोग भूल गए हैं एक और भी इनकी काव्य रचना है। उसके बाद 6 खंडों में रघुवीर सहाय रचनावली प्रकाशित हुई है, जिसमें 6 खंडों में 6 भागों में प्रकाशित हुई है, जिसमें उनकी लगभग सभी रचनाएं जो है वो इकट्ठी की गई, संग्रहित, जिसमें कि क्या है लोग भूल गए हैं। उनकी बहुत प्रसिद्ध काव्य संग्रह पर उन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो मिल चुका है। तो पुरस्कार जो है ये भी लिखेंगे क्योंकि अभी तक हमें इनका एक पुरस्कार पढ़ने में आया, तो हम इनका जो पुरस्कार अगर पूछा जाएगा तो हम इनका पुरस्कार जरूर लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर इनकी कुछ रचनाएं हैं और जो परिचय है वो हमारा खत्म होता है और इस परिचय को हमें बहुत अच्छे से करना है। तो यहाँ पर हमारा परिचय खत्म होगा। अब हम जो है रघुवीर सहाय जी की जो कविता है जिसका शीर्षक है वसंत आया, हम वो पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वसंत आया इनकी कविता है। वसंत आया कविता शुरू करने से पहले थोड़ा सा इस कविता के बारे में बताना चाह रही हूं कि जो वसंत आया कविता है ना, उसमें वसंत ऋतु, जो वसंत ऋतु है उसके बारे में वर्णन किया गया है कि वसंत ऋतु के आने के बाद किस तरीके के हमारे वातावरण में परिवर्तन होते हैं। खुशनुमा वातावरण हो जाता है, जो पुराने जो सूखे हुए पत्ते होते हैं वो झड़ जाते हैं, नई कोपलें आ जाती हैं, कोयल के कूकने की आवाजें आने लगती हैं, लोगों में एक स्फुरण सा जाग जाता है, फूल नए नए फूल आ जाते हैं। तो जो प्रकृति में जो एक बहुत ही सुखद जो परिवर्तन होता है वसंत ऋतु में आने के बाद, उन सारे के सारे परिवर्तनों का इस कविता में जो उल्लेख है वो किया गया है। तो हम एक बार अपनी कविता जानेंगे कि इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे
बहन दा कहती है ऐसे किसी बंगले के किसी तरु अशोक पर कोई चिड़िया कौकी चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले ऊंचे तरुवर से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो। खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई, ऐसे फुटपाथ पर चलते 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 कल मैंने जाना कि वसंत आया। ये कविता की कुछ पंक्तियां हैं। कविता शुरू करने से पहले हम इसका हमेशा की तरह प्रसंग लिखेंगे और जो हमारा प्रसंग रहेगा वो रहेगा कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा में वसंत आया नामक कविता से उद्धृत की गई हैं, जिसके रचयिता रघुवीर सहाय जी हैं। और इन पंक्तियों के माध्यम से रघुवीर सहाय जी जो है वसंत के आगमन के बाद का वर्णन कर रहे हैं। उसके बाद हम इसकी करेंगे व्याख्या। सबसे पहले जैसे बहन दा कहती है, जो कोई बहन है, कोई भी बहन अपने भाई को प्यार से दा कहती है, यानी कि भाई, दादा भाई के लिए ना एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जब आप महाराष्ट्र जैसी जगह पर जाते हो, दादा। तो यहाँ पर जो है उन्होंने बोला कि जैसे बहन दा कहती है, तो दा यानी कि यहाँ पर भाई के लिए इस्तेमाल हुआ है। जैसे बहन दा कहती है किसको, अपने भाई को, ऐसे किसी बंगले के लिए किसी तरु अशोक पर कोई चिड़िया कौकी। तरु का मतलब होता है पेड़, और कौन सा पेड़, अशोक का पेड़, बहुत प्रसिद्ध पेड़ माना जाता है अशोक का पेड़। चिड़िया कौकी मतलब कूकना, चिड़िया का कूकना, उसकी आवाज करना, कूकना। ऐसे ही कोई जो चिड़िया है किसी बंगले पर बैठी हुई है अशोक के पेड़ पर, उसने पेड़ का नाम भी लिखा है, और वो वहां पर कूक रही है। क्यों? क्योंकि बसंत का मौसम आ गया। अगर कोई बहन खुश होती है तो वो अपने भाई को जो है बुलाती है, जिस तरीके से भाई के साथ वो खुश रहती है, उसी प्रकार से जो चिड़िया है वो वसंत के आने के बाद एक बंगले के बाहर एक पेड़ लगा हुआ है अशोक का पेड़, उस पेड़ पर बैठकर जो है वो चिड़िया कूक रही है। चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले ऊंचे तरुवर से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते। पियराए मतलब कि जो पिचके हुए पत्ते होते हैं ना, पियराए पत्ते यानी कि जो सूख जाते हैं जो पत्ते। जब हम देखते हैं वसंत से आने से पहले जो पत्ते जो बिल्कुल ऐसे करारे क्रिस्प से पत्ते हो जाते हैं, जो पेड़ों से झड़ते हैं और जिसमें से क्रिस्प की आवाजें आती हैं, ऐसे वाले पत्ते झड़ जाते हैं और उस पर जो नई नई कोंपलें हैं वो आनी शुरू हो जाती हैं। तो उस समय की बात हो रही है कि लाल बजरी, जो सड़क के किनारे जब हम चलते हैं ना, तो एक सड़क के दोनों ओर लाल जो बजरी होती है, जहां पर जो लाल लाल रंग के जो फूल लगे हुए होते हैं, उस बजरी पर चुरमुराए पांव तले, कि जब आप उस बजरी के नीचे देखो ना तो बहुत सारे ऐसे पत्ते गिर रहे हैं जो चुरमुराने वाले पत्ते होते हैं, जो मतलब जो जब आप उसको तोड़ो ना तो उसमें से कर की आवाजें आती हैं। तो अब जो पत्ते हैं वो गिर चुके हैं और उस पर जो नए लाल बजरी वाले जो फूल है वो आ चुके हैं। ऊंचे तरुवर यानी कि पेड़ से गिर चुके हैं, और बड़े बड़े पियराए पत्ते, ऐसे वाले पत्ते जिसमें से कुरकुर की आवाजें जो है आती हैं, वो सूखे हुए पत्ते नीचे गिर चुके हैं, और जो नए नए फूल या जो कोंपले हैं वो अब उस पे पेड़ों पे आ चुकी हैं। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, यानी कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई सुबह सुबह 6 बजे उठकर गर्म पानी से जब हम नहाते हैं ना तो एक ताजगी का अनुभव होता है। और तो वही जो ताजगी है इस समय वसंत ऋतु के आने के बाद जो है कवि को वातावरण में देखने को मिल रही है। खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई। और जो वसंत ऋतु में जो बहुत एक मध्यम सी जो हवा चलती है ना, वो हवा ना बहुत एकदम से अच्छी लगती है, और जब वो हमारे ऊपर आती है तो उसका जो फील होती है ना वो बहुत प्यारी लगती है। तो एक ऐसी खिली हुई हवा आई, धीरे धीरे सी आई और फिर धीरे धीरे सी चली गई। ऐसे फुटपाथ पर चलते 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 कल मैंने जाना कि वसंत आया। तो पहले क्या होता था कि प्रकृति में अनुभव होते थे और पता चल जाता था कि वसंत आया, लेकिन आज के समय में लोग इतने ज्यादा व्यस्त हो गए हैं कि कब वसंत आया और कब वसंत चला गया उन्हें पता भी नहीं चलता। तो कवि कहता है कि जब ये सारे के सारे परिवर्तन मैंने वास्तव में वातावरण में देखे कि चिड़िया कूक रही है, कुरकुरे जो पत्ते हैं वो गिर चुके हैं, और जो है उसके अलावा लाल जो बजरी, जो लाल रंग के जो फूल है वो पेड़ों पर आ गए हैं, ऐसे में तब मैंने जाना कि वास्तव में जो वसंत है उसका आवागमन हो गया है।
ये इसका भावार्थ था। भावार्थ एक बार हम देखेंगे इसका कि वसंत के आने के बारे में कवि कहता है कि सुबह की सैर करते समय किसी बंगले में लगे अशोक के पेड़ पर बैठी एक चिड़िया के कूकने की आवाज जो है वो सुनाई देती है, और कवि कहते हैं कि यह चिड़िया की आवाज उतनी ही मधुर थी जितनी मधुर एक बहन की आवाज आती है जब वह अपने भाई को दा कहकर पुकारती है। जब कवि सुबह के समय सड़क पर चल रहे थे तो लाल बजरी के ऊपर तो कवि के पैर के नीचे अचानक से ऊंचे ऊंचे पेड़ों से बड़े बड़े जो पीले पत्ते हैं वो आकर गिर जाते हैं, जिनमें से चुरमुराने की जो आवाज है वो आती है, और सुबह 6 बजे की हवा में इतनी ताजगी है ऐसा लगता है कि मानो वह हवा अभी अभी गर्म पानी से नहाकर आई हो, इस प्रकार प्रतीत होता है। यह सुबह की ताजा हवा फिरकी की तरह गोल गोल घूमती हुई सी आई और चली गई। ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते मैंने जाना कि वसंत आ गया। ये इसका भावार्थ था। अब हम इसका विशेष देखेंगे, इसकी भाषा शैली देखेंगे कि इसकी भाषा जो है वो क्या है। तो अब हम इसका जो विशेष है हम इसका एक बार विशेष जानेंगे। सबसे पहले यह है कि विशेष में हम इसकी भाषा लिखेंगे कि भाषा में अगर आप देखें कि यहाँ पर तरु शब्द का इस्तेमाल हुआ है, कौकी शब्द का इस्तेमाल हुआ है। अगर आप इस तरीके के जब शब्द देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाषा में जो है तत्सम शब्दावली इस्तेमाल की गई है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले ये लिखेंगे तत्सम शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। तत्सम शब्दों का जो प्रयोग है वो यहाँ पर हुआ है। उसके अलावा हम अगर यहाँ पर अगर अलंकार देखें तो आप देखिए बड़े बड़े, आप यहाँ पर एक चीज देखिए बड़े बड़े में पुनः रूपती प्रकाश अलंकार है क्योंकि बड़े शब्द की जो आवृत्ति है वो बार बार हुई है। उसके अलावा पियराए पत्ते प वर्ण की आवृत्ति के कारण जो है यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है पियराए पत्ते में। ठीक है, जैसे जहां पर जैसे शब्द आपको देखने को मिलता है वहां पर आपको ये चीज पता चलेगी कि कोई जैसे 6 बजे ऐसी हवा चल रही है कि जैसे गर्म पानी से नहाकर आई हो, यानी कि कुछ तुलनात्मक शब्दों का जो इस्तेमाल है वो हुआ है यहाँ पर। उसके अलावा फिरकी सी, यहाँ पर भी देखिए कैसी एक उपमा सी दी गई है, फिरकी सी, कैसी फिरकी सी हिल रही है। तो यहाँ पर भी जो है तुलनात्मक शब्द या उपमा अलंकार जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। चलते चलते चलते, चलते शब्द की आवृत्ति के कारण यहाँ पर आपको पुनः रूपती प्रकाश अलंकार देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से जो हम इसका विशेष है वो पूरा करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये जो पहला पद्यांश है वो खत्म होता है। अब एक बार हम अपना अगला पद्यांश पढ़ेंगे। और यह कैलेंडर से मालूम था अमुक दिन वार मदन महीने की होवेगी पंचमी, दफ्तर में छुट्टी थी यह था प्रमाण। और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल, आम बोर आवेंगे, रस रस रंग रस गंध से लदे फंदे दूर के विदेश के, वे नंद नवन होंगे यशस्वी, मधुमस्त पिक भोर आदि अपना अपना कृतित्व। यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, जैसे मैंने जाना कि वसंत आया। यहाँ पर यह हमें पद्यांश दिया गया है। पहले इसका प्रसंग करेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा में वसंत आया नामक कविता से उद्धृत की गई हैं, जिसके रचयिता रघुवीर सहाय जी हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से रघुवीर सहाय जी ये बताना चाहते हैं कि पहले प्रकृति के परिवर्तन के कारण ये पता चलता था कि वसंत का आगमन हो गया है, परंतु आज के समय में कैलेंडर देखकर इस चीज का एहसास होता है कि वसंत का आगमन हो गया है। अर्थात लोग अपने जीवन में इतने व्यस्त हो गए हैं कि प्रकृति में हो रहे परिवर्तनों की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता, और उनको जो है अपने मौसम परिवर्तन को जानने के लिए कैलेंडर जैसी चीजों की जरूरत पड़ती है। ये इसका प्रसंग होगा, फिर हम इसकी व्याख्या करेंगे कि और यह कैलेंडर से मालूम था अमुक दिन वार मदन महीने की होवेगी पंचमी, कि जैसे आज के समय में हम लोगों को छोटी से छोटी चीज देखने के लिए कैलेंडर का सहारा लेना पड़ता है। हमारे पूरे सत्र में छुट्टियां कितनी होंगी, कैलेंडर, कौन सा त्योहार है, कैलेंडर कब होगा, कैलेंडर, हर छोटी से छोटी चीज के लिए हम लोग कैलेंडर देखते हैं। तो कवि यही कह रहा है कि मुझे कैलेंडर से मालूम पड़ा कि अमुक दिन यानी कि उस दिन, अमुक दिन एक मतलब एक उदाहरण दिया गया कि अमुक दिन यानी उस दिन वार मदन महीने, मदन महीने जो कामदेव का महीना होता है उसको बोला जाता है। तो मदन महीने की होवेगी पंचमी,
कि जो वसंत पंचमी आएगी वो कामदेव के महीने में आएगी। ये चीज मुझे कैलेंडर देखकर पता चली। वास्तव में प्रकृति में जो परिवर्तन होते हैं, हवा चलती है, नए फूल आ जाते हैं, चिड़िया कूकती है, हवा का जो अनुभव है बहुत अनूठा होता है। इन सब चीजों से ना पता चल के मुझे कैलेंडर से ये चीज पता चली। दफ्तर में छुट्टी थी, यह था प्रमाण। और इसका प्रमाण क्या किसने दिया मुझे, कि मैं उस दिन, जिस दिन वसंत पंचमी थी, उस दिन मेरे दफ्तर में छुट्टी थी। तो मुझे पता चला कि हाँ भाई आज वसंत पंचमी है। और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल। और जब उन्होंने जो है किसी चीज से, किसी कविता से जुड़े रहे, कविताओं से जुड़ने के बाद उनको पता चला कि दहर दहर दहकेंगे, कि जो ढाक के जंगल, जो जंगल है, जो उनमें परिवर्तन होता है कि अब वो हो रहा है। उनको पढ़ने से ये चीज पता चला, क्योंकि अब जो प्रकृति है उसकी तरफ जो उनका ध्यान है वो इतना नहीं है, और उनको किताबों से पता चल रहा है कि हाँ भी प्रकृति में ये परिवर्तन हो रहे हैं। आम बोर आवेंगे, जो आम है उसके ऊपर बूर आ जाएंगे, उनके रंग रस गंध से लदे फदे, दूर के विदेश के वे नंद लाल होवेंगे यशस्वी। और इस समय क्या होगा कि जो विदेश, यानी कि जो दूसरे देश से आने वाले जो एक होते हैं ना कि उसमें कि फूल, जो दूसरे देश से आने वाली जो चीजें होती हैं इस समय पे, जो लोग आते हैं और जो इस मौसम का जो मजा होता है वो लेते हैं, वो सब की सब चीजें जो है हमें एक पुस्तक के सहारे या एक कैलेंडर के सहारे देखने पर हम उस पर बिल्कुल डिपेंड हो गए हैं। हमने प्रकृति का जो आनंद है इस मौसम में नहीं लिया है। मधुमस्त पिक, पिक मतलब होता है कोयल, भौर मतलब भौरे, आदि अपना अपना कृतित्व। लेकिन ऐसे समय में भी जो कोयल है वो कूक रही है, बाहर आप जाकर देखो भौरे गुनगुना रहे हैं, तो वो जो है ऐसे समय में भी जो अपना कर्तव्य है वो निभा रहे हैं। वो इस चीज को नहीं भूले हैं कि उनको वसंत का स्वागत करना है। और नहीं जाना था, आज के नगण्य दिन जानूंगा। कवि ने ये चीज कभी भी नहीं सोची थी कि मैंने जाना वसंत आए, कि अगर उसको इस तरीके से पता चलेगा कि वसंत का आगमन हुआ है, कि वो कैलेंडर से देखकर बताएगा। कवि ने ये चीज कभी भी नहीं सोची थी, लेकिन वास्तव में उसके जीवन में ये चीज हुई है कि जीवन इतना व्यस्त हो गया है कि त्योहार आए हैं या कोई चीज आई है तो उसके लिए कैलेंडर का सहारा लेना पड़ा। प्रकृति के परिवर्तनों की तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया था। ये इसका भावार्थ होगा। कवि कहते हैं कि वसंत के आने का पता उन्हें कैलेंडर से चल गया था, और जब दफ्तर में उस दिन छुट्टी हुई तो यह प्रमाणित भी हो गया था। हाँ, वसंत आ गया है। वसंत पंचमी के बारे में कवि को जानकारी कैलेंडर से थी। कवि अपने जीवन में कविताएं पढ़ते रहते थे, तो उन्हें कविताओं में यह भी पढ़ा था कि जब वसंत ऋतु आती है तो प्रकृति में क्या क्या जो बदलाव हैं वो होते हैं। जैसे पलाश के पेड़ पर लाल लाल फूल आएंगे, जो लाल रंग के फूल होते हैं ना, जो अक्सर मंदिरों में चढ़ाए जाते हैं पलाश के फूल, वो वाले जो फूल है वो आ गए हैं। और वसंत के मौसम में ही जो आम है वो बोर आते हैं। कवि कहता है कि वसंत के आने पर न केवल पृथ्वी के बाग बगीचे बल्कि इंद्र के नंदन वन में सुगंधित सुंदर सुंदर फूल, यानी कि जो स्वर्ग है, जो भगवान का जो इंद्र का वो जो माना जाता है, वहां पर भी नंदन वन में भी फूल खिलाते हैं। पृथ्वी पर ही नहीं, वहां पर भी परिवर्तन जो है वो देखने को मिलते हैं। वसंत में फूलों का रस पीकर भंवर और कोयल अपना अपना प्रदर्शन और भी सुंदर तरीके से करते हैं। कवि कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब वसंत के आने का पता कैलेंडर देखकर और कार्यालय की छुट्टी देखकर जो है उसको पता चलेगा। ये इसका भावार्थ था। इसका हम एक बार विशेष भी करेंगे कि इस कविता में कवि ने वसंत आवागमन का सजीव वर्णन किया है। छंद मुक्त कविता है। इस कविता में अगर आप देखें तो आपको छंद जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे, तो छंद मुक्त कविता है। इसमें कवि ने अलंकारों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। कविता में कवि ने मनुष्य और प्रकृति के बीच की बढ़ती दूरियों का वर्णन किया है कि मनुष्य जो है अपने काम में इतना व्यस्त हो गया है कि उसने प्रकृति से एक दूरी जो है वो साध ली है। तो इसका अर्थ ये होगा। अलंकार अगर हम यहाँ पर देख लेंगे, अलंकार अगर हम यहाँ पर देखें, दहर दहर दहकेंगे में द वर्ण की आवृत्ति के कारण जो है तीनों शब्दों में अनुप्रास अलंकार होगा। और दहर दहर अगर मैं सिर्फ इस शब्द की बात करूं तो पुनः रुक्ति प्रकाश अलंकार होगा इसमें। फिर उसके बाद है रंग रस में अनुप्रास अलंकार होगा र वर्ण की आवृत्ति के कारण। और लदे फंदे में जो है आपको अगर एक जैसे शब्द देखने को मिल रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि तुकांत शब्दों का भी इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। तो इस प्रकार से जो हमारा विशेष है वो पूरा होगा। अपना अपना में पुनः रुक्ति प्रकाश अलंकार है अपना शब्द की आवृत्ति के कारण।
तो यहाँ पर जो हमारी ये कविता है ये खत्म होती है और इस कविता से जुड़े हुए जो इसकी व्याख्या है और जो इसका विशेष है और जो इसका प्रसंग है आप वो बहुत अच्छे से करेंगे, तभी परीक्षा में जो है आपको अच्छे जो अंक है वो मिल पाएंगे। अब इससे जुड़े जो एक बार प्रश्न है हम एक बार उन पर बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वसंत आगमन की सूचना कवि को कैसे मिली? पहले क्या होता था कि वसंत आगमन की जो सूचना मिलती थी प्रकृति में हुए परिवर्तनों से मिलती थी, लेकिन इस समय कवि को जो है वसंत आगमन की सूचना मिली थी कैलेंडर से, और खास करके जब उनके दफ्तर की छुट्टी थी तो उस छुट्टी से उनको ये चीज प्रमाणित हो गई थी कि वसंत जो है वो आ गया है। कवि फुटपाथ पर चलते हुए प्रकृति में परिवर्तनों को देखता है, तब उसे ज्ञात होता है कि वसंत आ गया है। उसे चिड़िया की कूकने की आवाज, पेड़ों से गिरे पीले पत्ते और गुनगुनी ताजी हवा जो है वसंत आवागमन का सूचना जो है वो देते हैं। प्रकृति में हुए यह परिवर्तन उसे वसंत के आने का आभास कराते हैं तथा घर पर जाके कैलेंडर से इस बात की जो पुष्टि है वो हो जाती है। कोई 6 बजे सुबह फिरकी सी आई चली गई पंक्ति में निहित भाव स्पष्ट कीजिए, कि मतलब कि जो इस वसंत के समय पे जो गर्म जो हवा चलती है वो इस प्रकार से चलती है जैसे जो वो हवा है ना वो गर्म पानी से नहाकर आई, और गर्म पानी से नहाने के बाद ना शरीर में ना एक स्फूर्ति और एक ताजगी सी जो है वो आती है, हवा में बिल्कुल वही ताजगी जो है महसूस करने को मिलती है। तो ऐसा लग रहा है कि जो वो हवा है ना वो अभी फिरकी सी मतलब चलकर आई, गर्म पानी से नहाई और बिल्कुल हमारे उसने हमारे जो है शरीर उसको छुआ और एकदम से वो चली गई। वसंत के आने पर पहले वायु में अधिक ठंडक विद्यमान होती थी, ठंड होती थी हवा में, इसमें मनुष्य जो है सिहर उठता है, ठंड में कांपने लगता है। परंतु वसंत के आगमन के साथ यह हवा गुनगुनी हो जाती है, मानो कोई युवती गर्म पानी से स्नान करके आई हो, इस प्रकार से लगता है। यह हवा फिरकी की भांति गोल गोल घूमती है और अचानक रुक जाती है। इसमें सिरहन पैदा करने वाली ठंडक, जो सिरहन यानी कि जो कंपन पैदा करती है वो वाली जो ठंडक है वो इसमें नहीं होती है। वसंत की हवा में ठंडक समाप्त हो जाती है और गर्माहट हृदय को आनंदित जो है वो कर देती है। इसका अर्थ ये होगा। अगला है, वसंत पंचमी की अमुक दिन होने का प्रमाण कवि ने क्या बताया और क्यों? वसंत पंचमी कब होगी ये चीज पता चली थी कैलेंडर से, और दूसरी बात तब जब कवि की दफ्तर की छुट्टी थी तो ये बात बिल्कुल प्रमाणित हो गई थी कि हाँ आज जो है वसंत है, वसंत पंचमी है। तो ये चीज उसको ऐसे पता चली थी। कार्यालय में इस दिन अवकाश होता है जो इस बात का प्रमाण है कि वसंत जो है वो आ गया है, और कार्यालय में अवकाश होना किसी त्योहार के होने की ओर संकेत देता है। कवि को वसंत पंचमी के अवकाश का पता तब चला जब उसने कैलेंडर में देखा तथा कार्यालय में अवकाश हुआ। कवि के अनुसार शहरी जीवन में मनुष्य प्रकृति में हुए बदलावों को देख नहीं पाता, क्योंकि जो गांव है ना उसमें एक बार फिर भी पता चल जाता है कि प्रकृति में ये बदलाव हो रहे हैं तो वसंत आ गया, लेकिन आप शहरी जीवन में अपने कार्यों में इतने व्यस्त हो जाते हो कि प्रकृति में क्या परिवर्तन हो रहे हैं वो आपको पता ही नहीं चलता। चारों तरफ सीमेंट के घर हैं, तो ऐसे में जो है उनको कैलेंडर देखकर पता चलता है। और कविताएं पढ़ते रहने से आम बोर आवेंगे में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। कविता में जो कवि है ना उनको कविताएं जो है पढ़ पढ़कर ये चीज पता चली थी कि वसंत के आने के बाद क्या परिवर्तन होते हैं, कि आम जो है वो बोर आते हैं, गर्म हवा जो है हल्की हल्की से चलना शुरू कर देती है, जो फूल है वो पेड़ों पर आ जाते हैं, कोपले नई नई आ जाती हैं, जो पुराने पत्ते होते हैं वो बिखर जाते हैं, और जो चिड़िया है कोयल है वो कूकने लगती है, भौरे गुनगुनाने लगते हैं। ये सब चीजें जो है उनको कविता में पढ़कर पता चली थी। तो इसके अंदर यही चीज है कि उन्होंने उस चीज को प्रकृति में ना देखकर कविताओं में जो है वो पढ़ा था। तो प्रस्तुत पंक्ति में कवि द्वारा व्यंग्य किया गया है। उनके अनुसार सीमेंट के बने जंगलों में रहने वाले मनुष्य को प्रकृति की सुंदरता और उसमें होने वाले विषयों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। ऋतु के आगमन और उसकी समाप्ति का तो पता उसे क्या चलेगा, वो बस कविताओं के माध्यम से ऋतु में हो रहे परिवर्तन और उनके विषय में जान पाता है। प्रश्न है हमारा अगला, अलंकार बताने हैं हमें। बहुत जरूरी प्रश्न है, अलंकारों का प्रश्न आपसे पूछा जाता है, और ये प्रश्न आपसे हो सकता है कि आपसे इसमें ना पूछा जाए पुस्तक वाले प्रश्नों में। भाषा की बात के जब आपके सामने प्रश्न आएंगे तो हो सकता है कि ये आपसे उसमें भी पूछ लिया जाए, तो बहुत ध्यान देकर आपको ये वाला प्रश्न करना है। पहला है, बड़े बड़े पियराए पत्ते। इसमें अलंकार अगर मैं देखूं तो बड़े बड़े शब्द
अगर मैं सिर्फ इतने शब्द की बात करूं बड़े बड़े में, तो बड़े वर्ण की आवृत्ति के कारण क्या है, पुनः रुक्ति प्रकाश अलंकार है। और अगर मैं इसमें देखूं पियराए पत्ते में, तो प वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। आपको इन शब्दों को बहुत ध्यान से करना है। अलंकार हो सकता है कि आपको अपठित गद्यांश में भी पूछ लिया जाए, तो बहुत अच्छे से आपको अलंकारों की समझ बनानी है और वो आपको होनी चाहिए। बड़े बड़े पियराए पत्ते प्रस्तुत पंक्ति में ब तथा प वर्ण की आवृत्ति दो बार अधिक के कारण अनुप्रास अलंकार है, और बड़े शब्द की उसी रूप में पुनः आवृत्ति के कारण जो है यहाँ पर पुनः रुक्ति प्रकाश अलंकार है। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, हमें अगली पंक्ति दे दी गई है, इसमें हमें अलंकार बताना है कि कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो में मानवीकरण। किसका मानवीकरण किया गया है, हवा को एक युवती के समान प्रतीत किया गया है कि जैसे एक जो युवती है वो सुबह सुबह 6 बजे नहाकर आई हो, और जिस समय वो नहाकर आती है तो वो ताजगी वाला अनुभव होता है, उसी प्रकार से जो हवा है वो चल रही है और इतनी हल्की हल्की से जो गर्म हवा है वो ताजगी का अनुभव जो है वो करा रही है। तो मानवीकरण, मानव से इसको संबंधित किया गया, तो मानवीकरण अलंकार यहाँ पर है आपका। अगला है खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई चली गई। अगर मैं यहाँ पर देखूं हुई हवा, फिर से ह वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। फिरकी सी आई और चली गई, यानी कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फिरकी सी, एक तुलना की गई है, एक उपमा दी गई है कि भाई कैसी आई वो हवा, फिरकी सी आई, तो यानी कि फिरकी सी में उपमा अलंकार, सी, सा, से ऐसे शब्दों में आपको ज्यादातर उपमा अलंकार देखने को मिलेगा। और चली गई, तो खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई। प्रस्तुत पंक्ति में हवा की तुलना फिरकी से की गई है, अतः यहाँ पर उपमा अलंकार है। इसी के साथ इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार भी है, हाँ वर्ण की आवृत्ति के कारण, जो कि 1 से अधिक बार हुआ है। उसके बाद दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल। दहर दहर, अगर मैं सिर्फ इस शब्द की बात करूं तो दहर शब्द की पुनरावृत्ति के कारण पुनः रुक्ति प्रकाश अलंकार है, लेकिन अगर मैं तीनों की बात करूं तो द वर्ण की आवृत्ति के कारण जो है यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ये चीज आपको देखनी है। प्रस्तुत पंक्ति में द वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई तो अनुप्रास अलंकार और पुनः रुक्ति प्रकाश अलंकार है। ये हमारा जो प्रश्न है यहाँ पर ये खत्म होता है। अगला प्रश्न, किन पंक्तियों से ज्ञात होता है कि आज मनुष्य प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य की अनुभूति से वंचित है। हमें ये किन पंक्तियों से पता चलता है कि जो मनुष्य है आज के समय में प्रकृति की सुंदरता को नहीं देख पाया है या प्रकृति की सुंदरता से बहुत दूर है। हमें उन पंक्तियों को कविता के माध्यम से लिखना है। तो वो पंक्तियां कौन सी हैं कि कल मैंने जाना कि वसंत आया। मैंने कल जाना कि वसंत आया, कैसे जाना कि जब कैलेंडर से मालूम था कि इस दिन इस वार को इस महीने में वसंत आएगी और दफ्तर की छुट्टी हुई जी, तब तो मुझे पता चला कि वसंत आएगा। यानी कि प्रकृति से एक दूरी जो है ये पंक्तियां दिखा रही हैं। कविताएं पढ़ने से पता चला कि दहर दहर ढहकेंगे कहीं ढाक के जंगल और आम बोर आएंगे। और ये चीज कैसे पता चली थी कि आमों पर बोर आएंगे और जंगल में जो है परिवर्तन होगा, कविता को पढ़ने से। यानी कि प्रकृति से नहीं पता चला, कविताओं के माध्यम से पता चला। तो यहाँ पर जो है हमें इन पंक्तियों के माध्यम से प्रकृति के प्रति जो दूरी है ना वो हमें वो नजर आती है। अगला प्रश्न है, प्रकृति मनुष्य की सहचरी है। सहचरी मतलब कि साथ देने वाली है, उसके साथ चलने वाली है। अगर हम ये कह दें कि प्रकृति अकेली चल लेगी, मनुष्य उसका ध्यान नहीं रखेगा, तो ऐसा नहीं होगा। सहचर मतलब साथ चलती है। इस विषय पर विचार व्यक्त करते हुए आज के संदर्भ में इस कविता, इस कथन की वास्तविकता पर प्रकाश डालिए। बिल्कुल, हम जिस प्रकृति में रहते हैं, अगर हम इस प्रकृति का ध्यान नहीं रखेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये प्रकृति नष्ट हो जाएगी। तो अगर हम इसका ध्यान रखेंगे तो तभी ये प्रकृति जो है ये सालों साल तक जो है जीवित रह पाएगी। तो हमें अगर हमें इसको अपने साथ लेकर चलना है तो हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा इसका सर्वनाश बहुत जल्दी हो जाएगा। तो यह बात सत्य है कि प्रकृति मनुष्य की सहचरी है। जब से मनुष्य का अस्तित्व इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ है, प्रकृति ने सहचरी की भांति उसका साथ निभाया है। उसने मनुष्य की हर सुख सुविधा का ख्याल रखा है और उसके अस्तित्व को पृथ्वी पर पनपने के लिए सभी साधन जो है दिए हैं। हवा है, शुद्ध हवा मिल रही है हमें प्रकृति से, पानी मिल रहा है हमें जो है आज के टाइम पे। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी, जो ये कोयला वगैरह बना है प्रकृति से, इससे मिला है। उसके अलावा जो पहाड़ है, पर्वत है, पेड़ है, वो बिल्कुल हमें शुद्धता प्रदान करते हैं। पानी, ये जो चीजें हैं हमें ये प्रकृति ने ही दी है। प्रकृति के सानिध्य में रहकर ही मनुष्य सभ्य बना है तथा उसने ज्ञान प्रदान किया है। आज वह चांद तक जा पहुंचा है। अत्याधुनिक साधन उसके पास उपलब्ध है। उसके पास जो छोटी से लेकर बड़ी वस्तु है वो प्रकृति की देन है। मनुष्य का अपना कुछ भी यहाँ पर नहीं है।
तो ये हमारा प्रकृति वाला प्रश्न था। और यहाँ पर जो हमारे प्रश्न है वो हमारा ये है, उसने जो पाया है वह इसी प्रकृति रूपी सहचरी से पाया है। आरंभ में पूरी पृथ्वी पर प्रकृति का साम्राज्य था, परंतु जब से मनुष्य ने पृथ्वी पर अपने पैर पसारने आरंभ किए हैं उसने इसके साम्राज्य पर कब्जा कर लिया है। जब शुरू में धरती का जो विकास हुआ था तो उस समय यहाँ पर जो है प्रकृति ही प्रकृति थी, लेकिन जैसे जैसे मनुष्य ने अपना विकास किया वैसे वैसे मनुष्य का विकास तो हो गया, लेकिन जो प्रकृति है ना वो धीरे धीरे जो है वो खत्म सी होती चली गई। तो हमें जो है उसका भी ध्यान रखना है। आज चारों तरफ उसने अपने आसपास सीमेंट के ऐसे जंगल बना लिए हैं जिसके कारण उसकी जो सहचरी है वो सिमट कर रह गई, बहुत कम हो गई है। उसने प्रकृति से सदैव लिया है, उसने लगातार जो है उसका दोहन यानी कि उसका नष्ट किया है उसको, साथ के साथ उसने अपनी सहचरी के धैर्य और प्रेम को धोखा ही दिया है। आज प्रकृति ने भी उसे अपने सहचरी रूप को छोड़कर विकराल रूप जो है वो धारण कर लिया है। तो ये जो है हमारा प्रश्न है, विकराल रूप कैसे धारण किया? कभी भूकंप आ रहा है, कभी सुनामी आ रही है, कभी बाढ़ आ रही है, कभी जो है हवा का बवंडर आ रहा है, तूफान आ रहा है। तो आज प्रकृति जो है हमसे बदला लेने पे उतारू हो गई, क्योंकि हमने उसके साथ जो है लगातार बहुत गलत किया है। तो यहाँ पर ये हमारा प्रश्न था। इसी के साथ हमारी ये कविता जो है यहाँ पर खत्म होती है। और आप इस कविता से जुड़ा हुआ जो भी जीवन परिचय है वो बहुत अच्छे से करेंगे। हमने उसको बहुत अच्छे से यहाँ पर डिस्कस किया है, तो आप भी उसको बहुत अच्छे से करेंगे। परिचय, साहित्यिक परिचय, भाषा शैली और साथ में रचनाएं, ये चारों बिंदुओं का ध्यान रखेंगे। साथ में जो हमने कविता करी है उस कविता का प्रसंग, उस कविता की व्याख्या और उस कविता की भाषा शैली बहुत अच्छे से आप करेंगे, ध्यान से करेंगे। और तीसरा इसके प्रश्न उत्तर। और अगर फिर भी आपको किसी प्रश्न में कोई डाउट लगता है तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर आप प्रश्न अपना कर सकते हैं, आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। वहां पर जो है आपको हर सब्जेक्ट के जो टीचर है आपका डाउट जो है क्लियर करेंगे। पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए पढ़ लो इंडिया मंच के साथ। धन्यवाद।